नमस्कार दोस्तों, सुबह के 8:30 बज गए हैं और मैं आपके सामने मौजूद हूं आज की बात लेकर। अगले आधे घंटे तक हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप मुझसे जुड़ चुके होंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं आज के अखबारों की सुर्खियों से। तो आज के अखबारों की जो सुर्खियां हैं वो सबसे बड़ी सुर्खी तो यही है कि भाई 49 विपक्षी सांसद जो है और सस्पेंड हो गए। कल लोकसभा में तख्तियां दिखाने और सदन की अवमानना के आरोप में 49 और विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र की बची अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया है। इनमें फारूक अब्दुल्ला, शशि थरूर, मनीष तिवारी, सुप्रिया सुले, कीर्ति चिदम्बरम, सुदीप बंदोपाध्याय और डिम्पल यादव और दानिश अली हैं। तो इसमें दो नाम जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो हल्ला गुल्ला नहीं करते हैं। एक तो शशि थरूर साहब और दूसरे डिम्पल यादव जी। लेकिन इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, या ये जानबूझकर सस्पेंड हुए हैं वो ऐसा लगता है, क्योंकि शशि थरूर साहब जो है वो उन्होंने एक वो एक्स पर लिखा भी था कि मैं आज तक कभी तख्ती उख्ती या बैनर वगैरह लेके लोकसभा में या सदन में नहीं गया। तो वहाँ पे जो है मैं इस बार जा रहा हूँ और अपने सस्पेंड होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ ऐसा बता रहे हैं लोग कि उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था और उसके बाद उनका नाम आ गया इस लिस्ट में। तो कुल 141 सांसद जो है सस्पेंड हो गए। तो ये एक बड़ी खबर है। और दूसरी जो बड़ी खबर है, जिन लोगों ने इस खबर को पहले पेज पे नहीं लिया है, जैसे ये हमारे दैनिक जागरण साहब, तो इन्होंने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने मिशेल स्टार्क। कल दुबई में बोली लगी आईपीएल खिलाड़ियों की, और उसमें मिशेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने, केकेआर ने 24.75 करोड़ रुपए में खरीदा है। बाप रे बाप। और इन्हीं की कंट्री के जो है पैट कमिंस को सनराइजर्स हैदराबाद ने 20.50 करोड़ की रकम देके खरीदा है। और एक समीर रिजवी हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, उत्तर प्रदेश मेरठ के हैं संभवतः ये। और ये अनकैप्ड थे, मतलब इनका कोई दाम वाम नहीं फिक्स था। लेकिन बावजूद इसके जो है घरेलू टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले बल्लेबाज समीर रिजवी को चेन्नई सुपर किंग ने, धोनी जी की टीम ने 8.40 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। वाह भाई वाह, एक ही दिन में करोड़पति हो गए। समीर रिजवी इस बार सबसे महंगे बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी हैं। तो ये खबर भी जो है सारे अखबारों में है, और किसी में एक पेज अंदर है, किसी में फ्रंट पेज पे है। और दूसरी जो बड़ी खबर है वो खबर है हमारे ज्ञानवापी से। आपको ने देखा कि ये जो है जागरण साहब ने जो है उसको छापा भी है वो फ्रंट पेज पे, और भी अखबारों ने इसको छापा है। ज्ञानवापी मालिकाना हक केस में 6 महीने में फैसला दे वाराणसी कोर्ट। ये कल इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन आया था। ये इंतज़ामिया परिषद, मुस्लिम इंतज़ामिया की तरफ से जो है ये दायर किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि मोटा मोटी ये कहा गया था, आपके समझने लायक ये, कि कुल 5 याचिकाएँ थी इसमें। सबसे बड़ी जो बात थी वो ये थी कि ये जब मुकदमा 1991 में कोर्ट में दाखिल हुआ था, तब जो है उस समय की तत्कालीन सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाई थी वो, और वो एक्ट लाई थी 1991 का वर्शिप एक्ट था, उसको बोलते हैं प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो उसमें ये कहा गया था कि 1947 के बाद, मतलब आज़ादी के बाद से जहाँ पे जो व्यवस्था है, जैसा हिसाब किताब चल रहा है किसी भी मंदिर का, मस्जिद का या कोई भी धार्मिक स्थल का, तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, वो वैसे रहेगा, उसमें कोई वो नहीं करेगा। ये कहा भी गया है कि कोर्ट ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 के बाद किसी धार्मिक स्थल की स्थिति में बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन कानून में पूजा स्थल का धार्मिक चरित्र तय करने की प्रक्रिया नहीं दी गई है। ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक चरित्र हिंदू है या मुस्लिम, दावों, प्रतिदावों, साक्ष्यों के आधार पर प्रारंभिक कानूनी मुद्दे नियत कर अदालत तय कर सकती है। वाद 32 साल से लंबित है, 2 बड़े समुदाय प्रभावित होते हैं, इसलिए राष्ट्रहित में इसका निस्तारण जरूरी है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि इसमें जो ये नियम है या ये एक्ट जो है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, ये इसमें बाधा नहीं पड़ता है, लिहाजा ये मुकदमा चलेगा। 32 साल से लंबित पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ उनको वाराणसी कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि साहब आप इसको 6 महीने में निपटारा इसका कीजिए। तो कुल मिलाकर मुस्लिम पक्ष के लिए एक झटका है। हो सकता है कि वो इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाए कि भैया देखिए हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो बहरहाल अब देखना होगा कि क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कि नहीं जाते हैं, और जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, तो ये तो बाद में पता चलेगा। तो ये एक दूसरी खबर थी जो सबसे ज़्यादा उस पर छपी हुई है सारे अखबारों में। और तीसरी जो एक खबर है वो है, कल उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई है
और कैबिनेट मीटिंग में जो है नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई। बाकी चीज़ें तो थी ही, उसमें एक बड़ी चीज़ ये भी है कि नोएडा में करीब जो है 2.4 लाख फ्लैट खरीदारों को राहत दिया गया। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं से प्रभावित लगभग 2.4 लाख फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत देने का निर्णय किया है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों को मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लागू करने का फैसला किया गया है। अटकी आवासीय परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। खरीदे गए मकानों में रहने वालों के पक्ष में तत्काल रजिस्ट्री और सब लीज डीड कराई जाएगी। कोरोना के कारण 2 वर्ष की अवधि को 0 पीरियड मान बिल्डर्स को ब्याज और जुर्माने में छूट देनी होगी। तो ये एक खासकर इससे नोएडा एनसीआर के लोग जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, मतलब उनको लाभ मिलेगा। और निर्णय जो है उसमें भी लिखा हुआ है, बाकी जो निर्णय हुए कि अब दूसरे राज्यों के व्यापारी सीधे किसानों से खरीद सकेंगे कृषि उपज। मतलब बिहार में आप हैं, अगर आपको उत्तर प्रदेश से कुछ खरीदना है, या दिल्ली में हैं, अगर आपको गाजियाबाद आके कुछ खरीदना है किसी उपज, कोई भी आलू प्याज टमाटर गेहूँ चावल, तो आप खरीद सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खरीद तो पहले भी होंगे मेरे ख्याल से, पता नहीं अब क्या होगा। अब प्रदेश के सभी जिलों में होंगे साइबर क्राइम थाने। 57 जिलों में इसकी मंजूरी दी गई है और 125 करोड़ रुपया से समथिंग लाइक दैट उतना पैसा भी दिया गया है कि भाई थाने खोलिए, बहुत साइबर क्राइम हो रहे हैं। ये एक बड़ा निर्णय हुआ है। और संजय गांधी पीजीआई में, जहां कल आग लगी थी परसों, तो वहां पर जो है 573 बेड का एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर बनाया जाएगा। लेकिन जो सबसे चीज़ें हैं, बाकी अखबारों ने इसको नहीं ध्यान दिया है और नवभारत टाइम्स ने इसको ध्यान दिया है, और ये है कि रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन पर बिकेगी शराब, बिक सकेगी शराब। यूपी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दी और शराब के फीस उस पे जो है वो 10% का मतलब बढ़ोतरी भी किया जा रहा है। लाइसेंस फीस में इसके अंग्रेजी शराब के मॉडल शॉप और बियर शॉप की सालाना लाइसेंस फीस में 10% की वृद्धि की जाएगी। तो अभी जो 20 लाख या 25 लाख रुपए सालाना लगता है, वो बढ़ के मान लीजिए 27.5 लाख या 30 लाख रुपए ऐसे कुछ हो जाएगा। अब मुझे ठीक नहीं पता कितना पैसा लगता है उसमें। तो इससे तो ये होगा कि दारू महंगी हो जाएगी। तो और साथ ही साथ रेलवे और मेट्रो स्टेशन पर कैसे बिकेगी, इसके बारे में भी एक लाइन लिखी हुई है कि प्रदेश में रेलवे और मेट्रो स्टेशनों पर भी प्रीमियम ब्रांड की शराब बिक सकेगी। सक्षम स्तर से अनापत्ति मिलने पर वहाँ रिटेल स्टोर स्थापित किए जा सकेंगे। हालांकि इन दुकानों में प्रवेश और निकास मुख्य भवन के भीतर ही होगा। तो अब रेलवे स्टेशन पे, तो बस स्टेशन पे भी बिकेगी मुझे लगता है। रेलवे स्टेशन पे अगर मेट्रो स्टेशन पे बिकेगी तो मुख्य भवन के अंदर होगी, तो पता नहीं टिकट लगेगा कि टिकट लेके जाना पड़ेगा खरीदने, या 1 नंबर स्टेशन पे मतलब जो ट्रेन रुकेगी उनके यात्रियों को फ़ायदा होगा। बाकी 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर 7 नंबर 6 नंबर उनको बेचारे, उनको क्या पता चलेगा कहाँ बिक रही है, कैसे आएंगे लेने। तो बहरहाल अभी ये मतलब शुरुआती दौर में है, लेकिन पता नहीं अब ये अच्छी खबर है या बुरी खबर है, मुझे नहीं पता। ये एक खबर है इसमें। तो ये हो गया। हालांकि ट्रेन व्रेन में जो चलते हैं, जैसे कभी कभी मेरे मित्र जो जाते हैं दिल्ली से पटना जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं या कहीं रांची जा रहे हैं, ट्रेन आने वाली होती है, तो भाई स्टेशन पे तो शराब मिलती नहीं। और शाम का समय हो गया, मान लीजिए उनको तलब लगी, तो फ़ोन करते हैं, अनु भैया 2 घंटे बाद हमारी गाड़ी जो है लखनऊ स्टेशन पहुंच रही है, ज़रा कुछ भिजवा दो। तो अभी तो ये व्यवस्था लागू है, अब ये हो जाएगा तो थोड़ा आराम हो जाएगा इस तरह के लोगों को। तो ये खबरें हैं। और बाकी जो कल इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, उसमें किसी अखबार ने मुख्य पेज पे इसको नहीं छापा है, केवल इसको छोड़ के, अमर उजाला को छोड़ के, ये कि खरगे को पीएम चेहरा बनाने का प्रस्ताव, गठबंधन में खटपट। विपक्षी गठबंधन ममता के प्रस्ताव को केजरीवाल का समर्थक, लालू नीतीश बैठक से जल्दी निकले। तो कल बैठक होने के पहले मैंने अपने इस प्रोग्राम में, अपने इस कार्यक्रम में तमाम मैंने देखे थे यूट्यूब पे और चैनल पे और अखबारों में, और तमाम वो सब देखा था कि सबका ये कहना था कि सीट शेयरिंग हो जाएगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें लोग कह रहे थे, अटकलें लगा रहे थे मीटिंग के पहले। लेकिन मैंने ये सवाल उठाया था कि सबसे पहले तो ड्राइवर तय करिए भाई, गाड़ी का ड्राइवर कौन होगा, गाड़ी चलाएगा कौन।
इंडिया गठबंधन की गाड़ी को चलाने के लिए एक अनुभवी और एक जिम्मेदार आदमी चाहिए था। तो उसमें 2-4-5 नाम मैंने कहे थे, कल के प्रोग्राम अगर आप हमारा देखें तो उसमें मैंने खड़गे जी का भी नाम लिया था, नीतीश कुमार जी का नाम लिया था, शरद पवार जी का नाम लिया था, महिला में ममता बनर्जी का नाम लिया था, अरविंद केजरीवाल को भी नाम लिया था। तो अभी जो इस मीटिंग से निकल कर सामने आया है, कोई बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई जैसे कि पहले हुई थी या होती थी। इस मीटिंग के बाद जो ये लोग करते थे कुछ नेता बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो वैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जो निकला, जिसके सामने माइक लगा दिया, उन्होंने कुछ बोल दिया। तो ऐसे ही बोला बोली में ये निकल कर सामने आया कि भाई मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को जो है वो पीएम पद का प्रस्ताव मतलब पीएम पद का चेहरा बताया गया और इसे ममता बनर्जी ने कहा और अरविंद केजरीवाल ने इनका समर्थन किया। तो पहली बात तो ये बैठक का एजेंडा नहीं था। ये मेरा सवाल था कि भाई सबसे पहले तो ड्राइवर तय होना चाहिए और ड्राइवर कौन होगा इसको तय करने के बाद ही जो है बाकी चीज़ें तय हो सकती हैं। चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, और चाहे कॉमन प्रचार करने का तरीका हो या जो भी हो, और अगली रणनीति हो। तो ये 2 बातें निकल कर सामने आई। 3 घंटे तक करीब मीटिंग चली है और करीब 27-28 दल के लोगों ने भाग लिया। सब लोग थे। सबसे बड़ी बात तो ये थे कि जितने पार्टी के लोग थे सारे लोग वहाँ मौजूद थे और सबके बड़े नेता वहाँ मौजूद थे। तो इसकी वजह से ये तो जो गठबंधन के लेके सवाल उठ रहे थे कि भैया ख़त्म, गड़बड़, हिसाब किताब गड़बड़ है, तो उस पर थोड़ा विराम लगा इस मीटिंग से, पहली बात। दूसरी बात कि एक तो खड़गे को चेहरा बनाने का प्रस्ताव आया। खड़गे सबसे वरिष्ठ हैं और दलित समुदाय से आते हैं, दक्षिण भारत से हैं, कर्नाटक से। तो एक तो ये हुआ और दूसरा हुआ कि 22 तारीख को संसद का ये सत्र समाप्त हो रहा है, जो सदन में चल रहा है, जहाँ हंगामा हो रहा है निलंबन को लेके सांसदों के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 141 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये भी अपने आप में अजूबा ही है। तो उसको लेके जो है 22 तारीख को इनका विरोध प्रदर्शन होगा, विपक्षी दलों का, पूरे देशव्यापी होगा। तो ये 2 बातें मुख्य कर सामने आई। अब इसमें भी थोड़ा सा घालमेल टाइप का है। घालमेल टाइप का ये है कि पहली बात तो जो खड़गे जी का नाम सामने आया वो एजेंडे में नहीं था और लोगों का ये भी कहना है कि जो मीटिंग के दौरान ये बातें नहीं हुई, मीटिंग के बाद जब ये लोग निकल रहे थे तब उस वक्त जो है खड़गे जी और अरविंद केजरीवाल जी और ममता बनर्जी जी जो है और 1-2 लोग और होंगे, तो वो वहाँ खड़े थे और उसमें जो है उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया या ममता बनर्जी ने कहा और अरविंद केजरीवाल ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो बड़ा बढ़िया प्रस्ताव है भाई। तो उसी समय देन एंड देयर खड़गे जी ने भी ये कह दिया कि साहब देखिए ऐसा है कि अभी तो फिलहाल हम चुनाव कैसे जीतें इस पर विचार किया जाए और उसके बाद जब हम जीत जाएंगे तो बैठ के इस मसले को हल कर लेंगे, मिल बैठ के तय कर लेंगे कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो एक कुछ लोग ये भी बता रहे हैं। अब क्या हुआ था, मैं दिल्ली में था नहीं इसलिए मुझे पता नहीं है, लेकिन जो सुनने में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, वो यही है। तो इट्स नॉट ए बैड आइडिया। और मैंने भी आपको बताया कि कल मैंने सवाल उठा था, कल का हमारा वीडियो उठा के देख लीजिए, तो मैंने उसमें यही पूछा था कि गठबंधन की गाड़ी कौन चलाएगा। तो अब आते हैं खड़गे जी पे नाम पर। अगर ऐसा होता है तो राजनीति में अगर मगर तो बहुत कुछ होता है, बहुत होता है। तो अगर ऐसा होता है, खड़गे जी का नाम सामने लाया जाता है या खड़गे जी का नाम प्रस्तावित होता है बतौर नेता के तौर पर, भले आगे चल के प्रधानमंत्री बने या बनते हैं या नहीं बनते हैं, या माना ये जाता है कि हाँ उनको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है या प्रधानमंत्री पद का चेहरा अगर वो ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाए, हालांकि इतना आसान नहीं होगा इतना जल्दी उनको नाम का डिक्लेयर होना। मान लीजिए गठबंधन वाले तो कर भी दें, लेकिन खड़गे जी को चेहरा बनाने के लिए फिर कांग्रेस में बैठक होगी, कांग्रेस के लोग डिसाइड करेंगे। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खड़गे जी का सम्मान सोनिया गांधी भी करती हैं, राहुल गांधी भी करते हैं, प्रियंका गांधी भी करते हैं, और चूँकि वरिष्ठ नेता हैं, साउथ से हैं, तो इसलिए सब लोग जो है उनको आगे करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात कि वो दलित समुदाय से हैं। अगर दलित समुदाय से नेता की बात करें कम से कम कांग्रेस पार्टी के अंदर, तो मुझे तो एक ही नाम याद आता है और वो है जगजीवन राम जी का। हमारे सासाराम के थे वो। तो वो जो है बहुत बड़े नेता थे, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री बनते बनते चूक गए, नहीं बनाया कांग्रेस ने उनको नहीं बनाया, प्रणब मुखर्जी को नहीं बनाया। तो एक लोगों का कहना है कि भूल सुधार हो सकती है कि भाई खड़गे जी को अगर नाम आ गया
तो खरगे जी का नाम जो है वो दलित समुदाय से है। तो इससे क्या होगा कि एक संभावना और उभर कर सामने आएगी, एक लड़ाई और देखने को मिल सकती है, और वो है दलित बनाम ओबीसी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ाई है इंडिया गठबंधन की, या भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, मेन तो लड़ाई मोदी जी से ही है। मोदी जी को लेकर ज़्यादा परेशान हैं ये लोग, जब से मोदी जी आए हैं तब से जीना हराम किए हुए हैं। तो वो मोदी जी को हराने की बात करते हैं, मोदी जी को ही हराएंगे तो बीजेपी हारेगी। तो ये मान के चलिए कि मोदी जी जो खुद को ओबीसी कहते हैं कि भाई मैं पिछड़े वर्ग से हूँ, कांग्रेस मुझे गाली देती है, तो ये लड़ाई जो है ओबीसी वर्सेस दलित भी हो सकती है। जी हाँ, अगर खरगे का चेहरा डिक्लेयर हो जाता है पार्टी की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो ये लड़ाई हो जाएगी दलित बनाम ओबीसी, और बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी फिर। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि क्या इस मोड़ तक पहुंचती है ये लड़ाई। क्या ये लोकसभा का चुनाव 2024 में जो अगर मोदी चेहरा हैं, वो कह भी चुके हैं कि भाई तुम आ रहे हैं प्रधानमंत्री बन के तीसरी बार, तो उनको रोकने के लिए क्या विपक्षी गठबंधन कांग्रेस पार्टी जो है वो खरगे साहब को आगे करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो लड़ाई निश्चित रूप से दिलचस्प होगी, जानदार हो जाएगी, शानदार हो जाएगी, और इक्वेशन बदल सकते हैं। पहली बात तो कि साउथ में जहां बीजेपी का कोई जोर नहीं है, और बीजेपी ऑलमोस्ट ख़त्म है साउथ से, चाहे वो आप बात कर लो तमिलनाडु की, आप बात कर लो मतलब रीजनल के तौर पे कह रहा हूँ। कर्नाटक में तो अभी उसके 25 सांसद हैं, 24 या 25। तो केरल से नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, और कर्नाटक में तो जो है वो देखा जाएगा। तो साउथ का चेहरा अगर डिक्लेयर हो जाता है प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर स्पष्ट तरीके से, ऑफिशियली तरीके से, तो साउथ की राजनीति बदल जाएगी, विशेषकर कर्नाटक की, जहां बीजेपी को 24-25 सीटें मिली हैं, और उसमें जो है बहुत सारी सीटें फिर कम हो सकती हैं। तो ये एक निश्चित रूप से बीजेपी के लिए मतलब सुखद बात नहीं होगी अगर खरगे जी का नाम आता है सामने। और उस स्थिति में ये भी हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में सारे साउथ के लोग जो हैं, या साउथ की पार्टियां हैं, और साउथ के जो स्टेट्स हैं, उसके वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो सारे एकजुट हो जाएं कि भाई इस बार साउथ वाले को ही बनाना है या साउथ वाले को ही जिताना है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर बीजेपी की उम्मीदें जो हैं वो साउथ से तो ख़त्म हो जाएंगी, और बचेगा सिर्फ नॉर्थ। तो नॉर्थ में जितना बटोर लीजिए उसी हिसाब से जो है फिर वो अपना प्रधानमंत्री बना सकेगी, नॉर्थ में अगर जीत गई तो नॉर्थ में निश्चित रूप से सीटें ज़्यादा हैं। हालांकि साउथ की भी सीटें कम नहीं हैं, लगभग 150 सीटें हैं मेरे ख्याल से। तो अगर उन 125 या 150 सीटों में से एक भी सीट अगर बीजेपी, या मुश्किल से 2-4 सीट अगर जीत पाएगी, तो निश्चित रूप से ये मतलब जो 400 सीटें जीतने का या 350 सीट जीतने का दावा कर रही है बीजेपी, या बीजेपी को लगता है कि इस बार 400 के पार, राजीव गांधी की तरह 415, तो 415 या 416 सीट जीतने की अगर कल्पना कर रही है बीजेपी, या एनडीए कह लीजिए, तो इस पे ब्रेक लग सकता है। ये दिक्कत वाली बात हो जाएगी फिर बीजेपी के लिए, क्योंकि साउथ से में अगर खरगे डिक्लेयर हो गए तो सुपड़ा साफ हो जाएगा साउथ से बीजेपी का। वैसे भी साउथ में पोजीशन अच्छी नहीं है, तो ये भी एक बेहतर कदम हो सकता है टक्कर देने के लिए। न पूरे भारत में टक्कर दे पाइए तो आधे भारत में तो दे ही दीजिए आप इनका नाम आगे निकाल के। तो इसको भी इस लिहाज से देखा जाना चाहिए। तो बहरहाल अब 22 तारीख को इनका विरोध प्रदर्शन होगा। और एक बात और कही जा रही है, सीट शेयरिंग की जो बात कही जा रही थी, उसमें यह कहा जा रहा है कि साहब अब 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग हो जाएगी। मुझे भी अभी भी नहीं लगता कि 31 दिसंबर तक ये लोग सीट शेयरिंग पे फार्मूले पे कोई विचार कर लेंगे, या कोई फार्मूला तय कर लेंगे कि सीट शेयरिंग कैसे होगी। अभी तो इनकी विरोध प्रदर्शन होगा, उसके बाद फिर मीटिंग होगी। और कल जो है अखिलेश यादव जब बाहर निकले मीटिंग से, तो उन्होंने ये कहा कि साहब हम जो है पीडीए फार्मूले पर जो है चुनाव लड़ेंगे या लड़ाई लड़ेंगे। तो पीडीए फार्मूला इनका जो है वो पिछड़ा, दलित और अकलियत यानी अल्पसंख्यक
हाँ। तो इस पे जो है वो बात होगी, तो इस हिसाब से वो चलेंगे, इनका कहना है उत्तर प्रदेश में। और सीट के बारे में उन्होंने कह ही दिया है कि मतलब सम्मान है इंडिया गठबंधन का, यानी कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ही है जो बड़ी वो है, बीएसपी शामिल है नहीं। और बीएसपी के बारे में जब उनसे पूछा भी गया तो उन्होंने कुछ बोला नहीं बीएसपी को लेके, और एक तरह से कन्नी काट गए सवाल से। और उन्होंने कहा कि हम जो कह चुके हैं वो कह चुके हैं। अब जेडीयू की जो सोर्सेज हैं, इस अखबार में छपा है अमर उजाला में, कि अगली बैठक तब होनी चाहिए, नीतीश कुमार ने कहा है कि अगली बैठक तब होनी चाहिए, तब बुलाई जाए जब सीटों के बंटवारे का फार्मूला, न्यूनतम साझा कार्यक्रम और राज्यों में प्रचार की रणनीति तय कर ली जाए। ये 3 बेसिक एजेंडे थे कल के, कल तो हुए नहीं कुछ। तो अब नीतीश कुमार जी ने यह कहा है कि भाई अब इन तीनों पर जो है मामला फिट कर लीजिए कि सीट बंटवारा कैसे होगा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, और राज्यों में जो प्रचार किया जाएगा उसकी रणनीति क्या होगी। तो ये है। और ये भी खबर आ रही है कि नीतीश कुमार को जो है वो कन्वीनर बनाना चाहते थे लालू प्रसाद यादव, संयोजक बनाना चाहते थे। जैसा कि मैंने कल पूछा था कि कौन बनेगा कन्वीनर में, तो नीतीश को संयोजक बनाना चाहते थे लालू यादव, ये अखबार में छपा है। बैठक से पहले जदयू ने नीतीश को का गठबंधन का चेहरा बनाने की मांग की थी। इससे पहले लालू ने भी परोक्ष रूप से नीतीश का पक्ष लेते हुए उन्हें बेदाग चेहरा बताया था। माना जा रहा है कि लालू नीतीश को संयोजक बनाकर बिहार में अपने बेटे तेजस्वी यादव का रास्ता साफ करना चाहते थे। हालांकि प्रमुख सवाल अभी भी उलझा हुआ है। गठबंधन का भविष्य सीट बंटवारे पर निर्भर है। मंगलवार को भी इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। अब इसके लिए 31 दिसंबर की तारीख तय की गई है। तो देखिए 31 तारीख में बैठक होती है कि क्या होता है, उसमें मीटिंग होती है कि नहीं होती है, क्या होता है, जो भी होगा वो आपके सामने होगा, हमारे सामने होगा। लेकिन एक बार मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि खड़गे साहब को अगर चेहरा बना दिया इंडिया गठबंधन ने अपना ऑफिशियली तौर पे, तो लोकसभा चुनाव की लड़ाई थोड़ी सी दिलचस्प जरूर हो जाएगी। बीजेपी के लिए साउथ इंडिया में मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। तो आज की बात यहीं पर समाप्त करने की इजाज़त दीजिए और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थोड़ा सा शिवराज जी के बारे में भी बता दें। शिवराज जी भी कल दिल्ली पहुंचे हुए थे और कल उन्होंने जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ बदला हुआ था, चेहरे पे मुस्कुराहट थी। निश्चित रूप से कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको मिलने जा रही है केंद्र में, और संभवतः माना यह जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री थे, उनका जो है उनकी जगह शिवराज सिंह चौहान अगले केंद्रीय कृषि मंत्री हो सकते हैं। तो चलिए शिवराज जी पे भी एक वीडियो बनाते हैं थोड़ी देर बाद, अगर संभव हो सका तो। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।